स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स चैप्टर है। प्लांट्स के अंदर कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पाथवेज होते हैं, कैसे कैसे जाइलम फ्लोएम का रोल होता है, क्या ट्रांसपीरेशन पुल होता है, क्या मास फ्लो हाइपोथेसिस होती है, रूट प्रेशर क्या होता है, गटेशन क्या होता है, इम्बाइबिशन क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सब चीजें हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले डिफ्यूजन छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आता है बेटा डिफ्यूजन। सबसे पहले पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए? अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि बिना किसी एसपीएम के होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एसपीएम? बताइए एसपीएम क्या होता है? एसपीएम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल प्ले नहीं होता बेटा। एंड क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये कैसा प्रोसेस है? एक स्लो प्रोसेस है, बहुत ही डिलेइंग प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कोई एटीपी, कोई एनर्जी, किसी का एक्सपेंडिचर नहीं होता। दैट मीन्स नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। फोर्थ पॉइंट है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहले concentration, gradient, permeability of the membrane, temperature and size of the membrane along with the pressure. बेसिकली जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो कौन कौन से? एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है वहाँ पे, इंपॉर्टेंट है परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन कैसी है, परमिएबल है या नहीं है, सेमी परमिएबल है कैसी है। तीसरा पॉइंट है बेटा वहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। फोर्थ पॉइंट होता है कि प्रेशर होता है। और फिफ्थ पॉइंट होता है कि मेम्ब्रेन का साइज क्या है। तो कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट यू मीन बाय डिफ्यूजन और यहाँ पे क्या होता है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक कुछ पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है बेटा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। आपको पता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन मतलब ऐसे डिफ्यूजन जहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हो, उसे कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व होती है, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को प्रोवाइड किया जाता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे चीजें चिपक करके फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट की जाती है। They provide a site for hydrophilic molecules to pass through the membrane and no energy is required. ये क्या कराते हैं बेटा? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड कराते हैं ताकि उस पे से क्या हो सके, मेम्ब्रेन में से वो पास आउट हो सके और यहाँ पे कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर यूज नहीं होता। क्वेश्चन आया कि बताइए पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पर आपका एटीपी या एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का यूज होता है? तो आप क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। अभी पढ़ते हैं हम लोग। जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा वो कैसे होता है? प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फॉर्म चैनल्स विच में ऑलवेज ओपन और कंट्रोल। जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा वो क्या बनाते हैं? वो एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमेशा या तो खुले रहते हैं या फिर कंट्रोल्ड वे में होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फॉर्म चैनल्स विच मे बी ऑलवेज ओपन एंड मे बी कंट्रोल्ड। फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होता है बहुत स्पेसिफिक होता है, पता होता है कि किस किस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराना है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, वो तो सिंपल डिफ्यूजन से भी हो सकती है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में काफ़ी स्पेसिफिसिटी आ जाती है बेटा। ठीक है, अब आता है पोरेंस। पोरेंस आपकी कॉपी में बुक में लिखा हुआ है बेटा। पोरेंस क्या होता है? प्रोटीन्स दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स। प्रोटीन जो बड़े बड़े पोर्स बनाते हैं, कहाँ पर? आउटर मेम्ब्रेन पे, प्लास्टिड्स के, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो पोरेंस क्या होता है? बेसिकली पोरेंस दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा।
एक्वापोरेंस क्या होता है बेटा, नाम से पता चल रहा है, एक्वा मतलब वाटर रिलेटेड है, तो प्रोटीन दैट फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस वो पोरेंस होते हैं जो पोर्स लाइक मतलब कि चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, किन के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं बेटा, उनको फैसिलिटेट डिफ्यूजन वहां पर कराया जाता है। तो आप बता सकते हो कि प्रोटीन्स का पोरेंस का या स्पेशल प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो रहा है, आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हो रहा है। ये पोरेंस क्या कर रहे हैं बेटा, आपके चैनल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि वहां से क्या हो सके, आपके वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हो सके। सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद करने वाली है कि बेटा एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यहाँ पर नहीं है। थर्ड पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट कैन बी ऑफ 3 टाइप। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है 3 टाइप का हो सकता है। सबसे पहले सिंपोर्ट, जहां पे बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड होता है बेटा आपका एंटीपोर्ट, जहां पे एक डायरेक्शन पॉजिटिव वे में, एक डायरेक्शन नेगेटिव वे में हम कंसिडर करते हैं, इसको कहते हैं एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है, कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो बेसिकली सिंपोर्ट जहाँ पे दोनों डायरेक्शन सेम हो, एंटीपोर्ट जो मॉलिक्यूल्स होता है मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। यूनिपोर्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट यहाँ पे देखे जाता है जब सारे प्रोटीन सैचुरेटेड हो जाते हैं, मतलब कि सारे प्रोटीन को यूज कर लिया जाता है, किसके लिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। तो वहां पर क्या हो जाता है बेटा, वहां पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो सारे के सारे प्रोटीन का जब सैचुरेशन कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा उनको, तो आपका ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, आपकी मैक्सिमल स्टेज पर पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट विल। ठीक है, पढ़ेंगे धीरे धीरे, सब हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे प्रोटीन्स को किसकी जरूरत है, एनर्जी एक्सपेंडिचर की जरूरत है। एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है बेटा, एटीपी। पता है ना, एटीपी पढ़ा चुकी हूँ मैं, आपको पता है ना। करेंसी ऑयल, करेंसी फॉइल किसको कहते हैं, करेंसी कॉइन, करेंसी फॉइल कुछ भी कह सकते हैं, किसको कहते हैं, एटीपी को कहता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है विच आर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। जो इनहिबिटर्स वो होते हैं बेटा जो ट्रांसपोर्ट को रोकने वाले हैं या प्रोसेस को रोकने वाली चीजें क्या कहलाती है, इनहिबिटर होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है इनहिबिटर से। नेक्स्ट पॉइंट है, रिक्वायर्स एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को पंप कराया जाएगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हायर से लोअर नहीं, लोअर से हायर। ठीक है, अब लोअर से हायर चीजें भेजी जा रही है तो स्पेशल प्रोटीन्स की भी जरूरत है, साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर की भी जरूरत है। और ये कैसे हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर भी बेटा ये है, जब सारे प्रोटीन्स को सैचुरेशन कर लिया जाएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपनी मैक्सिमल स्टेज पर पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया सब बच्चों को, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है वाटर पोटेंशियल, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है बेटा, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और उतना ज्यादा क्या होगा, आपका वाटर पोटेंशियल होगा। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, इसको समझ लिया तो आपको चैप्टर याद आ जाएगा। इट इज मेजर्ड इन पास्कल। ये कैसे मेजर की जाती है, पास्कल के टर्म्स में मेजर की जाती है। इफ टू सिस्टम्स आर इन कॉन्टेक्ट, अगर किसी दो सिस्टम को मिला दिया जाए, देन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन विद ग्रेटर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ द लोअर वाटर पोटेंशियल। जैसे आपने देखा था ना कि डिफ्यूजन हो रहा था फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सपोज करो आपने दो बीकर को मिला दिया है, एक बीकर का वाटर पोटेंशियल 20 है, एक बीकर का वाटर पोटेंशियल 10 है। अब बताओ वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है और कहाँ से कहाँ पर चीजें ट्रांसपोर्ट होगी, तो 20 वाले का ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यानी कि वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। और मूवमेंट कैसे होगा, फ्रॉम द सॉल्यूशन विद द ग्रेटर वाटर कॉन्सेंट्रेशन विद द सॉल्यूशन विद द लोअर वाटर पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन इट। चलिए
जब बच्चे नोट करना होता है ना, पॉज करके आप लिख लिया कीजिए सब चीजें, ठीक है? जरूरी नहीं है आपको मेरे साथ ही चलना, आप पॉज करिए, लिखिए और फिर आगे कंटिन्यू करो। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा सॉल्यूट पोटेंशियल। आपने पढ़ा है सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू वाटर। सपोज करो अब जो हम पढ़ रहे थे कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। अब उसी वाटर पोटेंशियल वाले सॉल्यूशन में हमने क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड। तो सॉल्यूट पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। प्रेशर पोटेंशियल जिसको हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और सॉल्यूशन। सिंपल सी चीज है, वाटर पोटेंशियल व्हेन प्रेशर ग्रेटर, जब प्रेशर ज्यादा होगा then the atmospheric pressure is applied to pure water or a solution। जब atmospheric pressure apply किया जाएगा to the pure water or solution तो वहां पर क्या होगा बेटा, आपका प्रेशर ज्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। चलिए अब याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई है, जो वाटर पोटेंशियल होता है ना प्योर वाटर का, वो कैसा होता है बेटा, जीरो होता है, और सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। अगर ज्यादा सॉलिड पोटेंशियल है तो हायर नेगेटिव, अगर कम है तो लोअर नेगेटिव, उसको नेगेटिव टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली देखिए सॉलिड पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव एंड वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कैसा होता है, जीरो, प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव, एंड वाटर पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस। नॉलेज ने डिस्कवर की थी ऑस्मोसिस की फिनोमेना को, वाटर डिफ्यूजन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन बट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस दोनों एक ही चीजें हैं बेटा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों वाटर के अंदर देखी जाती है, लेकिन डिफ्यूजन में एसपीएम का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यहाँ पर एसपीएम का इन्वॉल्वमेंट है। डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। वहां पे हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर, प्रेशर, काफी चीजें वहां पे चीजें इन्वॉल्व थी। यहाँ पर क्या क्या है बेटा, प्रेशर पे डिपेंड है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड है। समझ में आ गया, किस चीज, दो चीजों पे डिपेंड है, प्रेशर पे और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। नेक्स्ट आता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। बाहर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि वाटर के डिफ्यूजन को रोक सके। इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। किस पे डिपेंड करता है, आपके सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्वल होता है, हमेशा याद रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पॉजिटिव साइन होता है बेटा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का नेगेटिव साइन होता है। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, अगर इक्वल होता है तो दोनों के साइन कैसे होता है। सिंपल सी बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर का पॉजिटिव साइन होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का, ऐसा पोटेंशियल जो ऑस्मोसिस के लिए लगे उसको कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को कराने के लिए लगे। अगर ऑस्मोसिस कराना है, एक्सटर्नल प्रेशर दिया जा रहा है तो बेटा क्या साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए नेगेटिव साइन आता है। नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। तीन टाइप के सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है बेटा, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्मा। सपोज करो आपने दो बीकर लिए हैं, दोनों बीकर में कॉन्सेंट्रेशन वाटर की इक्वल है, तो वहां पे कोई मूवमेंट होगा, नहीं होगा। सिमिलरली आइसोटोनिक में क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है साइटोप्लाज्मा के, तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होता, और ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देयर इज नो नेट गेन, यहाँ पे कोई नेट गेन नहीं होगा, यानी कि सेल साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड है बेटा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इन साइटोप्लाज्मा जो होता है। देखो अब हमने क्या किया है, अंदर वाला दो बीकर फिर से लिया है, एक बीकर क्या लिया है, ए लिया है, एक दूसरा बीकर बी लिया है। एक में ज्यादा पानी है, एक में कम, कंसेंट्रेशन एक के अंदर ज्यादा है, एक के अंदर कम है, तो वहां पे मूवमेंट होंगे, ऑब्वियसली होंगे। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्मा में अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल मीडियम, एक्सटर्नल मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन कम है, साइटोप्लाज्मा में ज्यादा है। ये देखिए लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन इन साइटोप्लाज्मा इज ग्रेटर
देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन, तो क्या होगा, वाटर एंटर करेगा इनसाइड द सेल, वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा। अब आप बताओ, पानी सेल के अंदर बढ़ रहा है, आता जा रहा है, तो सेल साइज बढ़ेगी या घटेगी? सिंपल सी बात है बेटा, बढ़ेगी। तो हमेशा याद रखना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में सेल साइज बढ़ता है। चलिए लास्ट आता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जब बाहर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन। अब चीज़ें क्या होंगी, बाहर निकलना शुरू करेंगी। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने शुगर वाटर ले लिया है, बहुत ज़्यादा शुगर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर ले लिया है, आप उसमें रेजिन को डालो, तो रेजिन फूलने के अलावा क्या होगा बेटा, उसमें से जो भी चीज़ें वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। इससे सेल साइज जो होगा वो कम हो जाएगा। चलिए प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है बेटा, आपको पता है प्लाज्मोलाइसिस होता है जब सेल में से वाटर निकलता है, उस चीज को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अगर हमने कोई प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, किसी प्लांट सेल को शुगर वाटर में रख दिया बेटा, या सॉल्ट वाटर में रख दिया, तो क्या होगा, चीजें अंदर से बाहर निकलेंगी, जिससे सेल का साइज क्या होगा, कम होने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा। इसी कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस अगर हटाना है तो किसी उसी सेल को आप नॉर्मल वाटर में रख दो, तो सेल की क्या हो जाएगी, फिर से फूल जाएगी और सेल साइज बढ़ जाएगा। इम्बाइबिशन क्या होता है, जब बेटे जैसे कॉलॉइड्स होते हैं ना, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कॉलॉइड्स होते हैं जब वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, उस चीज को कहते हैं इम्बाइबिशन। सबसे फैमिलियर एग्जाम्पल है आपकी वुड का। आपको पता है बरसात के मौसम में जो लकड़ियाँ होती हैं वो खोलने में और बंद करने में बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि वुड जो होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो स्वेल अप हो जाती है, और स्वेल अप होने के कारण क्या होता है, उसको खोलने में, बंद करने में मुश्किल आती है। सिमिलरली आपने देखा होगा बहुत जगह एक मैजिक दिखाते हैं, अंदर शिवलिंग रख देंगे और जैसे ही शिवलिंग उसी जगह पे पानी डालते हैं तो वो शिवलिंग ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे क्या होता है, चने होते हैं, ग्राम होता है, और जैसे ही वो वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे तो क्या होगा बेटा, वो फूल जाएंगे और शिवलिंग बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर सी सिचुएशन है, मतलब सबको पता होती है, ठीक है। ये क्या होती है वैसे, इम्बाइबिशन होता है। अब लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ वाटर, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, वाटर को पहुंचाना है, तो कैसे होगा, 3 प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन जो हम पढ़ चुके हैं, मास फ्लो सिस्टम अभी हमें पढ़ना है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन अगर हमें पढ़ना है तो बेटा आपको पता है 2 कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पहले पढ़ा चुकी हूँ जाइलम फ्लोएम, फिर से नहीं पढ़ाऊंगी। जाइलम पता है आपको क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है। फ्लोएम क्या कराता है, फूड और इनऑर्गेनिक सब्सटीट्यूएंट्स को ट्रांसफर कराता है। हालांकि ऐसा कोई डिफाइन और कोई प्रिसाइज वे नहीं है कि जाइलम पानी को ही कराएगा। आपने वहाँ पे देखा था कि सॉलिड्स भी जाइलम से ट्रांसफर हो रहे थे। तो जाइलम फ्लोएम का रोल पता है बेटा, हमने चारों कंपोनेंट्स भी पढ़े हैं इसके, ठीक है। चलिए आगे आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अब वाटर के एब्जॉर्प्शन की कहानी पढ़ते हैं प्लांट्स के द्वारा। वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स बाय डिफ्यूजन। रूट से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कैसे, बाय डिफ्यूजन। बहुत बढ़िया। रूट हेयर्स, जो रूट हेयर्स होते हैं स्लेंडर होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। एक्सटेंशंस ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स जो प्रेजेंट होती है, आपने पढ़ा है ना मैचुरेशन फेज ऑफ इलोंगेशन देखी थी, वहां पे मेरिस्टेमेटिक इलोंगेशन मैचुरेशन जोन में क्या थे, हेयर्स राइज हो रहे थे एपिडर्मल सेल से। वही रूट हेयर से बेटा ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है और वाटर अब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा मददगार होता है। Once absorbed by root hair, water moves in the deeper layer by 2 pathway। अब एक बार डिफ्यूजन करा दिया जाएगा तो डिफ्यूजन से पानी अंदर चला जाएगा और अंदर जाने के बाद 2 पाथवे फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले एपोप्लास्टिक पाथवे और सेकंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। वेरी इंपॉर्टेंट। एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे, आपको पता है कि रूट हेयर्स ने वाटर को अब्सॉर्ब किया। अब वाटर्स के अंदर की कहानी क्या है, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे के दौरान। एपोप्लास्टिक पाथवे वो पाथवे होता है बेटा जब एडजेसेंट सेल वॉल के थ्रू होता है, बट कास्पेरियन स्ट्रिप्स में नहीं होता, ठीक है। एडजेसेंट सेल्स जो होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब लूजली पैक्ड होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस वहाँ पे एब्सेंट होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये समझने वाली है कि बेटा क्या होता है, आपकी लूजली पैक्ड सेल्स से सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा एज कम्पेयर टू द सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। एपोप्लास्टिक मूवमेंट के दौरान क्या होता है, आपकी सेल्स के बीच में से वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कोहेशन होता है, एडहेशन होता है, लेकिन कास्पेरियन स्ट्रिप्स में वाटर का मूवमेंट नहीं होता। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपके
प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस के थ्रू मूवमेंट होता है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस है तो बेटा क्या होगा, आपके जो वाटर मूवमेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस में होते हैं वो आपके एडेड प्रोटोप्लास्ट के थ्रू होता है। तो एडेड प्रोटोप्लास्ट में जब वाटर कनेक्शंस होता है तो क्या होता है बेटा, सिम्प्लास्टिक पाथवे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका रूट प्रेशर। आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है आपके सॉइल से रूट हेयर्स में जाता है, दिस इज आर बेटा, रूट हेयर्स में जाते हैं, फिर कॉर्टिकल सेल्स में जाते हैं और फाइनली आपके जाइलम वेसल्स में पहुंच जाते हैं। एंड जाइलम वेसल्स, as you know that जाइलम वेसल्स इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ जाइलम। सो बेसिकली जाइलम वेसल ट्रैकेरी एलिमेंट किसके लिए यूजफुल होता है बेटा, वाटर के मूवमेंट के लिए यूजफुल होता है। Positive pressure created inside the xylem when water transported along the concentration gradient into the vascular system. अंदर की तरफ एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। पॉजिटिव प्रेशर क्यों क्रिएट किया जा रहा है, जब वाटर को ट्रांसपोर्ट किया गया जाइलम में तो वहां पे क्या हुआ बेटा, ग्रेडियंट्स डेवलप हुई। ग्रेडियंट्स मतलब फ्रॉम हायर टू लोअर, तो इसीलिए वहां पे प्रेशर कैसा है, पॉजिटिव प्रेशर है। गट्टेशन, गट्टेशन क्या होती है, गट्टेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना बेटा। आपने देखा होगा नाइट के टाइम पे या फिर अर्ली मॉर्निंग में इवेपोरेशन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, इसीलिए वाटर वेपर्स ना निकल करके वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स ऊज आउट होती है। आपको लीफ के टिप पे या लीफ की ब्लेड पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगी, हिंदी में उसको ओस की बूंदे भी कहते हैं। यही प्रोसेस क्या होता है, गट्टेशन होता है। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है बताइए, बताइए ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। ऐसा पुल जो ट्रांसपिरेशन के दौरान हो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। बाहर जो प्रेशर है बेटा वो ज्यादा है या कम है, बताइए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर का पुलडअप हो रहा है, ठीक है। और वाटर का पुलडअप कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है। इसी पुलअप को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेटरी पुल कहते हैं। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। ये कैसी फिनोमेना है, यहाँ पे वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। आपको ये पता है कि इसको एक इविल फिनोमेना भी कहा जाता है, ठीक है। इविल फिनोमेना क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे जो वाटर का अब्जॉर्बेंट जो प्लांट ने किया है ऑलमोस्ट 99% ऑफ वाटर जो होता है वो उड़ जाता है, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। ट्रांसपिरेशन अकाउंट फॉर लॉस ऑफ 99% ऑफ वाटर इज टेकन बाय द प्लांट। लॉस इज मेनली थ्रू स्टोमेटा। लॉस किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू हो रहा है। अब वाटर जो होता है बेटा पुलअप किया जाता है, क्यों, वहां पे टेंशन क्रिएट की जाती है। ट्रांसपिरेशन इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ वाटर मूवमेंट अपवर्ड्स इन प्लांट्स। आप सिंपल सी बात देखो, जो छोटी छोटी हर्ब्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनके थ्रू तो वाटर मूवमेंट हो रहा है। डिफ्यूजन किया, एपोप्लास्टिक पाथवे किया, सिम्प्लास्टिक पाथवे किया, वाटर ऊपर तक पहुंच गया। अब मैं बात करती हूँ सीक्वा की। सीक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो कैलिफोर्निया के अंदर पाया जाता है, चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। 121 मीटर का है, पानी कैसे पहुंचाओगे टिप पे, सिंपल सी बात है, क्या होता है, ट्रांसपिरेटरी पुल होगा। ट्रांसपिरेटरी पुल क्यों होता है, टेंशन डेवलप की गई है वहां पे, ठीक है। इसी से क्या होता है, आपके पानी को ऊपर की तरफ खींचा जाता है और कॉलम्स ऑफ वाटर को, यानी कि एक वाटर की स्ट्रीम बन जाती है और पानी ऊपर तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए लिखा है कि पुल ऑफ वाटर जो होता है वो मेनली किसके थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज वर्केबल होती है, एक होती है कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन। कोहेशन होता है मतलब प्लांट वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन का होना, कोहेशन। एडहेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट होना पोलर सरफेसेस की तरफ, एडहेशन। सरफेस टेंशन वाटर का मूवमेंट होना इन लिक्विड फेज देन इन द गैसियस फेज। गैसियस फेज से ज्यादा लिक्विड फेज में वाटर का मूवमेंट होता है, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। चलिए बेटा जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आपको पता है बेटा कि फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सब इफेक्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को। इंटरनल फैक्टर की नंबर ऑफ स्टोमेटा कितनी प्रेजेंट है लीव्स के ऊपर। आप देखते हो कि अगर स्टोमेटा ऊपर की तरफ है पत्तियों पे तो ज़्यादा ट्रांसपिरेटरी पुल होगा, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन लॉस होगा, और अगर पत्तियाँ नीचे की तरफ है तो ट्रांसपिरेटरी लॉस कम होता है एज कम्पेयर टू द अपर वंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। वाटर स्टेटस, प्लांट में वाटर स्टेटस कैसे है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है ट्रांसपिरेशन की, कोई बता सकता है बेटा, जल्दी से बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, पानी को पहुंचाया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो लंबे लंबे प्लांट्स हैं उनमें वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि बेटा वहाँ पे तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, तो वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपिरेटरी पुल के थ्रू किया जाता है। आपकी टर्जिडिटी मेंटेन की जाती है,
ठीक है, प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होती है, सारी रिएक्शंस जो होती है वो ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू हो पाती है। तो ये सब क्या है बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस है, आपको पाँचों की पाँच इंपॉर्टेंस पढ़ के लानी है और कॉपी में नोट डाउन करना है। अब लास्ट है बेटा आपका अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स का अपटेक कैसे होगा। मिनरल्स आर अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होंगे। दे कैन नॉट फॉलो द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज दे आर चार्ज, हेंस दे कैन नॉट सेल मेम्ब्रेन्स। ये क्या है बेटा, आपको पता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चार्ज होते हैं, इसीलिए दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, इसीलिए वो क्या नहीं कर सकते, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस अप नहीं कर सकते। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इज लेसर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट। आप सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि दो बीकर हैं या दो सिस्टम मान लो आप, एक में हायर कॉन्सेंट्रेशन है, एक में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, मूवमेंट होगी ऑब्वियसली होगी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर। सिंपल सी बात है। दूसरे केस में क्या है कि बाहर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है और अंदर ज़्यादा है, बताओ कौन सा मूवमेंट कराना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर का यूज़ होगा बेटा, स्पेसिफिक प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट कराना पड़ेगा और सैचुरेशन देखी जाएगी वहाँ पे। सिंपल सी बात है, न्यूट्रिएंट्स के केस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू द सॉइल, एज कम्पेयर टू द रूट्स। तो सिमिलरली आपको समझना है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का अपटेक कैसे हो रहा है प्लांट्स के थ्रू, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू द रूट्स, इसीलिए वहाँ पे क्या कराया जा रहा है, एक्टिव, ना पैसिव ना डिफ्यूजन, क्या कराया जा रहा है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए लास्ट आता है बेटा आपका मास फ्लो हाइपोथेसिस। दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता बट बच्चों को लगता है ऐसा, समझ लेते हैं। दिस इज द वेल एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। ये क्या होता है, सबसे वेल एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है किसके लिए, ट्रांसलोकेशन के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए। किसका मूवमेंट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाइट पे मूवमेंट किया जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, सबका मूवमेंट किया जा रहा है। ट्रांसलोकेशन इसी को कहते हैं। शुगर का किया जा रहा है कहाँ से, सोर्स से, मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन होता है बेटा उसको कहते हैं सोर्स, और जहाँ पे जाना है उसको कहते हैं सिंक। सपोज करो स्प्रिंग में आप देखते हो कि सोर्सेज अलग होता है, सिंक अलग होता है। सोर्सेज क्या है बेटा, जहाँ पे इसके जाइलम फ्लोएम है वहाँ पे आपके वाटर का प्रोडक्शन, आपके वाटर को पहुँचाया जाएगा। सिंक क्या है, छोटी छोटी जो बर्ड्स अभी निकली हैं उन बर्ड्स को क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, सोर्स से सिंक तक जाएगी। चलिए नेक्स्ट है बेटा, ग्लूकोज प्रिलेड एट द सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। सुक्रोज इज मूव। सबसे पहले आपको पता है प्लांट के अंदर जो ट्रांसलोकेटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज के फॉर्म में ही मटेरियल को स्टोर किया जाता है और सुक्रोज के फॉर्म में ही ट्रांसलोकेट किया जाता है। सुक्रोज जो होता है बेटा कंपेनियन सेल्स पे मूव अप करता है एंड देन टू द लिविंग फ्लोएम, सीव ट्यूब, फिर सीव ट्यूब पे फ्लो करता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले सुक्रोज को कहाँ भेजा गया, कंपेनियन सेल्स। आपको पता है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स बोथ आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। आपने देखा है ना, ये सीव सेल सीव ट्यूब्स पढ़ा था हमने, कौन से चैप्टर में पढ़ा है, एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पे कैसे होगा बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, लोडिंग की जाती है और लोडिंग करने के दौरान एक कैसा मीडियम तैयार करते हैं बेटा, हाइपरटोनिक कंडीशन वाला मीडियम तैयार किया जाता है, किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। समझ में आ गया ये, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, शुगर का ट्रांसलोकेशन करना है, इसीलिए ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब सुक्रोज को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले आपके कंपेनियन सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर सीव ट्यूब्स में करा जाएगा। कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम। अब वाटर जो एडजेसेंट जाइलम है वो मूव्ड अप कर जाएगा फ्लोएम में। ऑस्मोसिस एक सिंपल फिनोमेना है। ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा फ्लोएम सेप में। अब जब ऑस्मोसिस हो रहा है तो फ्लोएम सेप में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन सा साइन लगाते हैं और ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए कौन सा, पढ़ चुके हैं हम। बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द फ्लोएम सीव ट्यूब इंक्रीजिंग प्रेशर फ्लो बिगिंस एंड सेप मूव। जैसे जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा फ्लोएम सीव ट्यूब में वैसे वैसे प्रेशर फ्लो शुरुआत होगी, प्रेशर फ्लो की शुरुआत होगी और सेप कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्लोएम टू द सिंक एंड स्टोर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और स्टोर्ड कर लिया जाएगा एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा है
कैसे? जैसे जैसे एडजेसेंट जाइलम का जो वाटर है वो मूव्ड अप कर रहा है फ्लोएम में, किसके थ्रू? ऑस्मोसिस। तो क्या बढ़ रहा है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। कहाँ पे? फ्लोएम सीप ट्यूब में, जिसकी वजह से क्या बढ़ रहा है? आपका प्रेशर फ्लो शुरुआत हो चुकी है। और इसी तरह सैप मूव करता है फ्लोएम टू द सिंक और स्टोर किया जाता है एज इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा इसको लर्न कर लेना, इसका डायग्राम आता है, इसीलिए आपको डायग्राम भी मैंडेटरी है लर्न करना, ठीक है? तो हम चैप्टर यहीं ख़त्म कर रहे हैं, अच्छे से पढ़िएगा। आपको एक बार रीड करना पड़ेगा चैप्टर, तभी आपको बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, नोट्स बनाइए अपने आप से, सेल्फ नोट्स, और प्लीज़ ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमेशा सपोर्टिव रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।